फ्रेंड नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। ये राजस्थान के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। वैसे आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट की सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। मैं एक बात बता देती हूँ, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो से मिलेंगे जिसमें ये सभ्यताएं पढ़ाई गई, लेकिन मैं इसमें जो फैक्ट है वही बताऊँगी आपको। ये नोट्स है, इनमें से 100% शॉर्ट होके कहती हूँ कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप देखेंगे और ऑल्ट क्वेश्चन पेपर मिलाएंगे तो आपको सारे के सारे इस नोट्स में से आंसर मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पुरातात्विक स्थल, इसके बारे में हम जानेंगे। इतिहास को प्रांग ऐतिहासिक काल एवं आदि ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल में विभाजित किया गया, यानी हमारे राजस्थान के इतिहास को या भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसको प्रांग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐसा काल जिसके संबंध में मानव के इतिहास को लिखित ऐसा इतिहास जिसके संबंध में मानव के इतिहास के बारे में कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं होती, उसे प्रांग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आप देखिए, वापस रिपीट कीजिए। ऐसा इतिहास जिसके बारे में कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? प्रांगीय ऐतिहासिक काल बोलेंगे। समझ में आ गया? मानव के इतिहास के बारे में कोई भी लिखित सामग्री हमें नहीं मिली, उसको प्रांग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और ऐसा काल जिसके संबंध में लिखित सामग्री क्या है? उपलब्ध है, लेकिन जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। समझ में आ गया? ऐसा यानी कि एक ऐसा काल जिसके संबंध में लिखित सामग्री तो हमें मिल चुकी है, लेकिन वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, जिसे हम पढ़ नहीं सकते, उसको बोलेंगे आगे आदि ऐतिहासिक काल। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। और तीसरा काल ऐसा काल जिसके संबंध में प्राप्त लिखित सामग्री को पढ़ा जा सकता है, उसको बोलेंगे ऐतिहासिक काल। तीनों फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे कि प्रांग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। यानी कि प्रांग ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित सामग्री हमें प्राप्त नहीं हुई है, कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। और दूसरा काल जिसको बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में लिखित सामग्री तो हमें उपलब्ध है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? आदि ऐतिहासिक काल कहेंगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तीसरा है कि ऐतिहासिक काल, वो काल जिसके बारे में लिखित सामग्री को पढ़ा जा सकता है, उसको बोलेंगे ऐतिहासिक काल। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। हम इसमें मेन सभ्यताएं पढ़ेंगे कालीबंगा, आहड़ और बालाथल, गणेश्वर। इसके अलावा एक सभ्यता और है, बेराट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी हम ये सारी सभ्यताएं नहीं पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहले पूरा पाषाण काल क्या होता है, इसके बारे में जानकारी ले लीजिए आप। पूरा पाषाण काल यानी इस काल में मनुष्य द्वारा पत्थर के खुरदरे औजार प्रयोग किए जाते थे। यानी पूरा पाषाण काल में क्या होता था? मनुष्य द्वारा पत्थर के खुरदुरे औजारों का प्रयोग किया जाता था। वर्ष 1870 ईस्वी में C.A. हैंकर ने जयपुर व इंद्रगढ़ में हैंड एक्स, एशुलियन व क्लीवर नामक औजारों की सर्वप्रथम खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट है कि आप समझ सकते हैं कि पूरा पाषाण काल जिसमें मनुष्य किसके काम, कौन से औजारों का प्रयोग करता था? पत्थर के खुरदरे औजारों का। और इसकी खोज 1870 ईस्वी में, कब? 1870 में C.A. हैकर ने जयपुर व इंद्रगढ़ के में उनको क्या मिली थी? एक तो हैंड एक्स मिली थी और एशुलियन व क्लीवर नामक औजारों की सर्वप्रथम खोज की थी। देखो ये चित्र आप इसमें देख सकते हैं, जितने भी औजार मिले हैं, पत्थर के खुरदरे औजार और एक्स हैंड में मिली है, हाथों में कुल्हाड़ी रखने के लिए। फिर प्रारंभिक पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से थे? ढिंगरिया, जयपुर, मानगढ़, नाथद्वारा, हमीरगढ़, भीलवाड़ा, मंडपिया, चित्तौड़, बागोद, भीलवाड़ा, देवली, टोंक। इस काल में मानव के राजस्थान में जयपुर, इंद्रगढ़, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़, जालोर, पाली, जोधपुर आदि जिलों में विस्तृत होने के भी प्रमाण मिले हैं। राजस्थान के विराटनगर, भानगढ़ तथा ढिंगरिया आदि स्थानों से हैंड एक्स संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विराटनगर में शिलाश्रयों यानी कि पत्थरों के प्राचीन गुफाओं से पूरा पाषाण काल से उत्तर पाषाण काल की सामग्री हमें प्राप्त हुई है। विराटनगर के शिलाश्रयों से चित्र प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि भरतपुर के दर नामक स्थान से कुछ चित्रित शिलाश्रय भी हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें मानव आकृति, व्याध, बारहसिंगा तथा सूर्य के चित्र आदि मिले हैं। फिर भी ऑलचीन ने पश्चिमी राजस्थान में लूणी नदी के किनारे पर जालोर जिले के बालू के टीलों में पाषाण उद्गीन उपकरणों की खोज की थी। पूरा पाषाणकालीन मानव का भोजन क्या था? कंदमूल, फल, मछली, शिकार से प्राप्त वन्यजीव थे। इस काल में मृतक के शरीर को जंगली जानवरों को खाने के लिए फेंक दिया जाता था। यानी पूरा पाषाण काल में क्या होता था? मृतक के जो शरीर होता था उसको जंगली जानवरों को खाने के लिए फेंक दिया जाता था। इस समय यानी पूरा पाषाण काल में मानव आग जलाना सीख चुका था, लेकिन पहिए का आविष्कार अभी नहीं हुआ था। पूरा पाषाण काल में पत्थर से निर्मित उपकरण एवं हथियार चित्तौड़गढ़ में बामनी नदी के तट पर
भैंसरोगढ़, नवाघाट से बेड़च, गंभीरी नदी के तट पर खोर नदी, नगरी, ब्यावर, खेड़ा आदि से बनास नदी के तट पर भीलवाड़ा में जहाजपुर, बिगोत, देवली, हमीरगढ़, खुरियावास, मंगरोप, कुंवरिया, गिलोड़ आदि से जोधपुर जिले के लूनी नदी के तट से गुहिया और बांडी नदी की घाटी में सिखारी और पाली से मारवाड़ के शिकारपुरा, समदड़ी, पीचक, पांडेल, सोजत, धनेरी, धुंधाड़ा, पिपाड़, उम्मीदनगर, झालावाड़, गांगरोर, अजमेर में सागरमती के तट पर गोविंदगढ़ से कोटा जिले में परवन नदी के तट पर तथा टोंक जिले में बनास नदी के तट पर जगन्नाथपुरा, सियालपुरा, तारावाट, गोसला, बुआण, भरनी आदि से प्राप्त हुए। यानी पूरा पाषाणकालीन जितने भी अवशेष है वो इन सारे स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं। और हम एक बार देख लेते हैं कि मध्य पाषाण काल के उपकरण कहाँ से और कब खोजे गए। मध्य पाषाण काल का आरंभ होता है 10,000 ईसा पूर्व से माना जाता है। इस काल के उपकरणों में स्क्रेपर और पॉइंट विशेष उल्लेखनीय है, जो अपेक्षाकृत हल्के फुल्के और कुशलतापूर्वक बनाए गए थे। इन उपकरणों लूणी तथा उसकी सहायक नदी की घाटियों में चित्तौड़गढ़ जिले की बेड़च नदी की घाटी तथा विराटनगर जयपुर से प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल तक मानव पशुपालन करना सीख चुका था, लेकिन उसे कृषि का ज्ञान नहीं था। फिर आता उत्तर या नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का आरंभ 5,000 ईसा पूर्व से माना जाता है। नवपाषाण काल में कृषि द्वारा खाद्य पदार्थ उत्पादन किया जाने लगा और इस काल में पशुपालन उन्नत हो चुका था। राजस्थान में नवपाषाण काल के अवशेष चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च नदी और गंभीर नदियों के तट पर बेड़च, चंबल व बावनी नदियों के तट पर और भैंसरोगढ़ व नवाघाट से बनास नदी के तट पर, हमीरगढ़ व जहाजपुर एवं देवली, गिलोड़ से लूनी नदी के तट पर, पाली, समदड़ी, टोंक जिले में भरनी आदि स्थानों से भी प्राप्त हुए। नवपाषाण काल में मानव घर बनाकर रहने लगा था, तब मृतकों को समाधियों में गाड़ना प्रारंभ कर दिया था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को पाषाणकालीन क्रांति की संज्ञा दी है। नवपाषाण काल में समाजों में व्यवसाय के आधार पर जाति व्यवस्था का सूत्रपात भी हुआ था। फिर इसके शिलाश्रय कौन कौन से मिले हैं? राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला तथा चंबल नदी की घाटी से शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रांग ऐतिहासिक काल के मानव द्वारा उपयोग में लाए गए पाषाण उपकरण, अस्थि अवशेष व अन्य सामग्रियां भी प्राप्त हुई है। इन शिलाश्रयों में सर्वाधिक आखेट संबंधित चित्र उपलब्ध होते थे। बूंदी में छाजा नदी तथा कोटा में चंबल नदी और अन्य उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त विराटनगर, जयपुर, सोहनपुरा, सीकर, हरसोरा, अलवर आदि से भी चित्र शिलाश्रय हमें प्राप्त हुए। इसके बाद हम देखते हैं कि कालीबंगा। पहली सभ्यता हमारी होगी कालीबंगा। कालीबंगा कांस्य युगीन संस्कृति मानी जाती है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि कालीबंगा जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। कांस्य युगीन यानी कांस्य की धातु से बने हुए उपकरण यहाँ मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता का समय लगभग 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। याद रखना है कि कालीबंगा सभ्यता का समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार ये समय निकाला गया है। याद रखना है, कार्बन डेटिंग के पद्धति के अनुसार ये समय पता चला है। कालीबंगा प्राचीन सरस्वती यानी वर्तमान में जिसे हम घरघर नदी कहते हैं के बाएं तट पर हनुमानगढ़ जिले में है। ये मैप आपको दिख रहा होगा कि ये जो घरघर नदी दिख रही है उसके किस तरफ बाएं तट पर हनुमानगढ़ में है। ठीक है, घरघर नदी के बाएं तट पर हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता है, जिसे प्राचीन समय में घरघर नदी को किस नाम से जानते थे? सरस्वती नदी के नाम से जानते थे। अब हम पढ़ेंगे सरस्वती नदी का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। सरस्वती नदी की उत्पत्ति तुषार क्षेत्र से मानी जाती है और सरस्वती नदी का वर्तमान स्वरूप घरघर नदी है और घरघर नदी को सोतर नदी, मृत नदी, लेटी हुई नदी और राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ भी पूछा जा सकता है कि सरस्वती नदी का सर्वप्रथम उल्लेख हमें किससे मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है। सरस्वती नदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तुषार क्षेत्र से उत्पत्ति मानी जाती है। सरस्वती नदी का वर्तमान स्वरूप घरघर नदी है। घरघर नदी को सोतर नदी, मृत नदी, लेटी हुई नदी और राजस्थान का शोक आदि नामों से पुकारा जाता है। आगे हम देखेंगे कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में। सॉरी चलिए, वर्ष 1952 में क्या हुआ था? वर्ष 1952 में पहली बार अमलानंद घोष ने इसकी पहचान सिंधु घाटी सभ्यता स्थल के रूप में की थी। यानी कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले पहचान किसने की थी? 1952 में अमलानंद घोष ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल का
एग्जामों में कई बार रिपीट हुआ है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी। 1952 में पहली बार अमलानंद घोष ने इसकी पहचान सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के रूप में की थी। वर्ष 1961 और 1969 तक 9 सत्रों में बीबी लाल बीके थापर के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन कार्य भी किया गया है। आपको ये दोनों चीजें याद रखनी कि प्रथम बार खोज तो अमलानंद घोष ने की थी, लेकिन उत्खनन का कार्य कब और किसके द्वारा किया गया। उत्खनन का कार्य यहाँ पे 1961 से 1969 तक 9 सत्रों में हुआ था। किसके नेतृत्व में? बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में हुआ था। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन तथा उत्तर हड़प्पाकालीन के अवशेष भी प्राप्त हुए। यानी कालीबंगा से हमें हड़प्पा के पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद यहाँ से उत्खनन से प्राप्त काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण इसको कालीबंगा नाम दिया गया। यानी कालीबंगा से हमें क्या मिली है? काली चूड़ियाँ मिली है। इन्हीं टुकड़ों के कारण हमने इस सभ्यता को नाम दिया कालीबंगा। अब कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है। इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल कौन सा है? कालीबंगा है, जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन कार्य किया गया। ठीक है, स्वतंत्र भारत का, हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद यहाँ पर उत्खनन कार्य पहली बार हुआ था। कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कालीबंगा क्या है? तीसरा बड़ा पुरातात्विक स्थल है। देश के 2 बड़े पुरातात्विक स्थलों में राखी गढ़ी जो हरियाणा में है और धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि तीसरा बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है? कालीबंगा। पहला राखी गढ़ी हनुमानगढ़, दूसरा धोलावीरा आता है। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है, यानी गरीबों की बस्ती भी कहा जाता है। विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भूकंप के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य हमें कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। इसके बाद विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। याद रखना है, लकड़ी की जो नाली है उसके अवशेष हमें कहाँ से सर्वप्रथम प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा नगर प्राचीनतम नगर के साक्ष्य मिले हैं। यानी कालीबंगा से हमें प्राचीनतम यानी बहुत पुराने नगर के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा में मात्र सत्तात्मक परिवार थी, यानी माता का जो था वो माता के नाम से ही वहाँ पे व्यवस्था विद्यमान थी। कालीबंगा में कपाल छेदन क्रिया के प्रमाण मिले हैं। कपाल छेदन यानी कि सर खोपड़ी मिली है वहाँ पे। कालीबंगा से कलश समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से किसी प्रकार के मंदिरों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। यहाँ पे कोई भी मंदिर हमें नहीं मिला है। कालीबंगा सभ्यता के समाज में पुरोहित का स्थान क्या था? प्रमुख था। कालीबंगा सभ्यता में पुरोहितों का स्थान प्रमुख था। संस्कृत साहित्य में कालीबंगा को बहु धान्यदायक क्षेत्र भी कहा गया है। इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगा में संस्कृत साहित्य के अनुसार कालीबंगा को बहु धान्यदायक क्षेत्र भी कहा जाता था। कालीबंगा से मिट्टी के भांडों और मोहरों पर लिपि के अवशेष भी मिले। याद रखना, मिट्टी के जो भांडे और मोहर मिले उसके ऊपर लिपि के अवशेष भी मिले। कालीबंगा से बेलनाकार तंदूरा भी मिला, यानी बेलन के आकार का क्या मिला है? तंदूरा यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके बाद कालीबंगा निवासी गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर के साथ साथ ऊंट एवं कुत्ता भी पालते थे। इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगा कौन कौन से जानवरों से परिचित थे? गाय, भैंस, बैल, बकरी, सुअर और ऊंट के साथ साथ कुत्ता भी पालते थे। कालीबंगा सभ्यता के जो उत्खनन कार्य किया गया उसकी इमेज आप देख सकते हैं। ये नगर, ये बस्ती ऐसी होती थी। उसके बाद पाकिस्तान के कोट दीजी नामक स्थान से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष कालीबंगा अवशेषों से काफ़ी मिलते थे। यानी पाकिस्तान के कोट दीजी नामक स्थान पे जो भी पुरातात्विक अवशेष मिले उनकी जो अवशेष है वो किससे मिलते जुलते हैं? कालीबंगा की सभ्यता से मिलते जुलते हैं। कालीबंगा के नगरों की सड़कें जो है समकोण पर काटती थी। यानी कालीबंगा की सड़कें जो बनती थी वो किससे काटती थी? समकोण पर काटती थी, इस तरीके से। इसके बाद कालीबंगा में 2 टीलों पर उत्खनन कार्य किया गया था। पश्चिम में स्थित पहला टीला छोटा था, अपेक्षाकृत ऊंचा था, और पूर्व में स्थित दूसरा टीला अपेक्षाकृत बड़ा था। याद रखना है कि कालीबंगा की जो उत्खनन कार्य है 2 टीलों के रूप में किया गया था। पहला पश्चिमी टीला जो था वो पहला टीला था, छोटा था और ऊंचा था, लेकिन जो पूर्व में दूसरा टीला था वो अपेक्षाकृत बड़ा और नीचा था। ये दोनों टीले सुरक्षात्मक दीवार के रूप में घिरे हुए थे, यानी कि सुरक्षा के हिसाब से इन दोनों टीलों को बनाया था। यहाँ के लोगों ने सम चतुर्भुजाकार रक्षा प्राचीर के अंतर्गत आवासों का निर्माण किया तथा सुरक्षा प्राचीर 2 चरणों में बनाने का भी प्रमाण मिलता है। प्राचीर का मतलब होता है दीवार। यहाँ के लोग कच्ची ईंटों से बने मकानों में रहते थे तथा मकानों के नालियाँ, शौचालय और कुछ संरचनाओं में पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया गया था। यानी ज़्यादातर जो यहाँ के मकान मिले वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे और मकानों की जो नालियाँ, शौचालय, कुछ संरचनाओं में पक्की ईंटों का भी प्रयोग किया गया था। कालीबंगा में एक दुर्ग में बेलनाकार मोहरे, तांबे का बेल, जुते हुए खेत, सड़कें तथा मकानों के अवशेष भी प्राप्त हुए। यानी कालीबंगा से हमें क्या मिला? एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं, बेलनाकार मोहरे मिली हैं, तांबे के बेल मिले हैं, जुते हुए खेत मिले हैं, सड़कें तथा मकानों के अवशेष प्राप्त हुए। कालीबंगा से 7 अग्निवेदियाँ भी प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है क्वेश्चन कि कालीबंगा से कितनी अग्निवेदिकाएं मिली है? 7 अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा ने
डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। हड़प्पा पहली थी और दूसरी मोहनजोदड़ो थी, यानी सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने किसको कहा है? कालीबंगा को कहा है। कालीबंगा में से उत्खनन में दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा से हमें जो खेत के अवशेष मिले हैं वो दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष है, जो विश्व में जुते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण है। यहाँ से प्राप्त जुते हुए खेतों में चना और सरसों बोया जाता था, यानी कालीबंगा से जो खेत मिले हैं बोए, वहाँ पे सरसों और चने बोया जाता था, इसके अवशेष मिले हैं। कालीबंगा में समकोण दिशा में जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से एक ही समय में दो फसलें उगाने के प्रमाण, यानी एक ही समय में दो फसलें उगाने का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, जिसमें गेहूं और जौ थे। ठीक है, ये फसलें याद रखनी, गेहूं और जौ के अवशेष हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए। कालीबंगा एक नगरीय प्रधान सभ्यता थी, यानी वो शहरों की तरह बसती थी। यहाँ पर नगर निर्माण के नक्शे के आधार पर किया गया था, यानी कि यहाँ जो नगर है वो जो जिसका नगरों का निर्माण किया गया था वो नक्शे के आधार पर किया गया था। कालीबंगा में मकानों से गंदे पानी को निकालने के लिए लकड़ी की नालियाँ बनी हुई थी, याद रखना है भाई। कालीबंगा में जो नालियाँ मिली है वो लकड़ी की बनी हुई थी। ठीक है, लकड़ी की नालियों का निर्माण किया गया था। कालीबंगा के लोग मुख्यतः शव को दफनाते थे, वो जंगलों में नहीं छोड़ते थे, वो क्या करते थे? शव को दफनाते थे। कालीबंगा सैंधव सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ मात्र देवी की मूर्ति की पूजा की जाती नहीं हुई थी, यानी कि एकमात्र ऐसा स्थान है कालीबंगा सैंधव सभ्यता का जहाँ पर मात्र देवी की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की मिट्टी से प्राप्त मोहरें प्राप्त हुई, यानी कालीबंगा से जो मोहरें प्राप्त हुई वो कौन सी मिट्टी की बनी हुई थी? मेसोपोटामिया की मिट्टी से बनी हुई थी। वर्ष 1961 में कालीबंगा के अवशेष भारत सरकार द्वारा 1990 पैसों का डाक टिकट जारी किया गया। इम्पोर्ट रखना, याद रखना है कि कालीबंगा के अवशेष पर भारत सरकार ने 90 पैसों का एक डाक टिकट जारी किया। ठीक है, 1961 में कालीबंगा के अवशेष पर भारत सरकार ने क्या 90 पैसों का क्या किया था? डाक टिकट भी जारी किया। 1961 में याद रखना है, डाक टिकट जारी किया गया 90 पैसों का। इसके बाद हम देखते हैं कि राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा से प्राप्त पूरा अवशेषों के संरक्षण हेतु 1985 से 1986 में एक संग्रहालय की स्थापना भी की गई। याद रखना है आपको, राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा से जो भी अवशेष प्राप्त हुए इनके संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना की गई थी। कहाँ? कब? 1985 से 1986 में। कालीबंगा स्थल की लिपि सैंधवकालीन लिपि यानी बुस्टोफेदन लिपि के समान थी, जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ये लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, कालीबंगा से जो लिपि हमें प्राप्त हुई है बुस्टोफेदन लिपि के नाम से जानते हैं उसको, जो दाएं से बाएं की ओर लिखी गई थी, जिसको हम पढ़ नहीं सकते। जैसे हम बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राप्त लिपि को कैसे लिखते थे? दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। राजस्थान में कालीबंगा नामक स्थान पर विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली मिट्टी की मूर्ति मिली है, यानी यहाँ पर क्या मिली है? विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली मिट्टी की मूर्ति भी मिली है। इन सांडों की मूर्ति मिली है जुड़वा, वो भी मिट्टी की बनी हुई थी। इसके बाद हम नेक्स्ट सभ्यता पढ़ते हैं आहड़। आहड़ सभ्यता, आहड़ नामक तामयुगीन सभ्यता, यानी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आहड़ सभ्यता कौन से सभ्यता थी, कौन से युग की सभ्यता थी? तामयुगीन सभ्यता थी। उदयपुर में आई नदी के किनारे स्थित है। याद रखना कि आहड़ जो है वो ताम्रयुगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? आहड़ ताम्रयुगीन सभ्यता थी, जो उदयपुर में हमें आई नदी के किनारे स्थित है। आहड़ कहाँ है? उदयपुर में आई नदी के किनारे। आहड़ सभ्यता का विकास बनास नदी घाटी से माना जाता है। ठीक है, आहड़ सभ्यता का जो विकास है कहाँ से माना जाता है? बनास नदी घाटी से माना जाता है। 11वीं 10वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता था, इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आघाटपुर के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता था? आहड़ को जाना था और आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी आहड़ सभ्यता के 3 नाम है, ताम्रयुगीन, आघाटपुर, ताम्रवती नगरी। और इसका एक अन्य नाम धुलकोट भी है। ठीक है, धुलकोट के नाम से भी आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। इसका उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसने किया था? अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। याद रखना है कि आहड़ सभ्यता का उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, उत्खनन कार्य आहड़ का किसके द्वारा? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा हुआ था। यहाँ पर व्यापक उत्खनन कार्य RC अग्रवाल द्वारा 1954 में करवाया गया। यानी यहाँ पर उत्खनन जो कार्य है व्यापक तौर पर यानी बड़े विस्तार के रूप से RC अग्रवाल द्वारा 1954 में किया गया था। 1961 और 1962 में VN मिश्र SD सांकलिया द्वारा उत्खनन कार्य भी किया गया। सर्वप्रथम किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था 1953 में। व्यापक स्तर पर किसने किया था? RC अग्रवाल ने किया था 1954 में। और फिर 61 और 62 में VN मिश्र और SD सांकलिया ने भी यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया। आहड़ के उत्खनन अभियान के समय राजस्थान सरकार की ओर से विजय कुमार एवं PC चक्रवर्ती उपस्थित हुए थे। यानी आहड़ का उत्खनन कार्य जब चल रहा था तो राजस्थान सरकार की तरफ से कौन से 2 व्यक्ति उपस्थित थे? विजय कुमार और PS चक्रवर्ती उपस्थित हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर सांकलिया ने आहड़ या बनास संस्कृति का, यानी आहड़ सभ्यता को डॉक्टर सांकलिया ने इसको क्या कहा? आहड़ या बनास संस्कृति का है। यहाँ पर उत्खनन के फलस्वरूप बस्तियों के कई
स्तर प्राप्त हुए, यानी आहड़ सभ्यता के उत्खनन से हमें क्या प्राप्त हुए? बस्तियों के कई स्तर प्राप्त हुए हैं। पहले स्तर में मिट्टी की दीवारें, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा पत्थर के ढेर प्राप्त हुए। याद रखना है कि पहले स्तर पर तो हमें क्या हुई? मिट्टी की दीवारें प्राप्त हुई, मिट्टी के बर्तन और बर्तनों के टुकड़े, पत्थर के ढेर सारे प्राप्त हुए। फिर आहड़वासी धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों के मकानों का निर्माण करते थे। यहाँ समझ में आ गया? यानी कच्ची ईंटों, धूप में सुखाई हुई कच्ची ईंटों का प्रयोग कौन करते थे? आहड़वासी करते थे। आहड़वासी कृषि के रूप में चावल की खेती, पशुपालन, कुत्ता, हाथी आदि से परिचित है। यानी आहड़वासी कृषि तो करते थे, किससे? चावल से परिचित थे, और पशुपालन के रूप में वो कुत्ता और हाथी से परिचित थे। फिर आता है गिलुड। गिलुड जो राजसमंद, गिलुड से आहड़ के समान धर्म संस्कृति मिली, यानी गिलुड जो राजसमंद में है, उस गिलुड में भी हमें आहड़ के समान ही धर्म संस्कृति मिली, यानी दोनों के अंदर समानता मिली है। आहड़ से छपाई के ठप्पे, आटा पीसने की चक्की, चित्रित बनाने बर्तन एवं तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट, आहड़ से क्या क्या मिले हैं? छपाई के ठप्पे, आटा पीसने की चक्की, चित्रित बर्तन और तांबे के उपकरण मिले हैं। इसके देखो कुछ चित्र दिए गए हैं, देखिए तांबे के बर्तन हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर आहड़ के लोग मृतकों को कपड़े एवं आभूषण के साथ गाड़ देते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आहड़ के लोग क्या करते थे? मृतकों को कपड़ों और आभूषणों के साथ गाड़ देते। आहड़ के लोग अधिकांशतः आभूषण मिट्टी के मनकों से बने होते थे, यानी आहड़वासी जो भी आभूषण पहनते थे वो किससे बने होते थे? मिट्टी के मनकों से बने हुए होते थे। इसके बाद आहड़वासी काले एवं लाल रंग के मृत भांडों का उपयोग करते थे, यानी जो मृत भांड होते थे मिट्टी के बने हुए पात्र, वो कौन से रंग के होते थे? काले और लाल रंग। इंपॉर्टेंट है ये। आहड़वासी कौन से मृत पात्रों का प्रयोग करते थे? लाल एवं काले रंग के। तीसरी बस्ती में कुछ चित्रित बर्तन उनके घरों में प्रयोग करना प्रमाणित तो हुआ है, यानी तीसरी बस्ती जो मिली वहाँ पे क्या मिले हैं? चित्रित बर्तन मिले हैं, और ये भी पता चला है कि वो घरों में इसका प्रयोग करते थे। चौथी बस्ती से 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। जो चौथी स्तर पर जो खुदाई की गई वहाँ पे क्या पड़े? 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है। आहड़वासी ताम्र धातु की कमी थी, यानी आहड़वासी में ताम्र धातु की कमी मिली है। आहड़ से अनाज रखने के मृत भांड भी प्राप्त हुए, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे या कोट भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, कई एग्जाम में पूछा गया है कि गोरे या कोठे कहाँ पर प्राप्त हुए? या आहड़ सभ्यता में मिले हैं, जो अनाज रखने के पात्र होते थे, मृत भांड होते थे, मिट्टी के बने होते थे, गोरे या कोठो। आहड़ से तांबे की 6 मुद्राएं मिली हैं। आहड़ से क्या मिली है? तांबे की 6 मुद्राएं तथा 3 मोहरे प्राप्त हुई है, जिनका समय 3 ईसा से प्रथम ईसा माना जाता है। ठीक है, याद रखना कि तांबे की 6 मुद्राएं मिली है आहड़ से, और 3 मोहरे भी प्राप्त हुई है। इसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ से प्राप्त एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल तथा दूसरी ओर अपोलो देवता का चित्रण भी किया गया है, यानी कि आहड़ से जो हमें मुद्रा मिली है उस पर एक और तो त्रिशूल है और दूसरी तरफ अपोलो देवता का चित्रण है। इस पर यूनानी भाषा में लेख भी अंकित है, यानी आहड़ से जो हमें मुद्रा मिली उसमें कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? यूनानी भाषा में। अपोलो देवता का चित्र और एक तरफ त्रिशूल है। यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय तांबा गलाने या उसके उपकरण बनाना था, यानी आहड़ वासियों के प्रमुख व्यवसाय क्या था? तांबा गलाना या उससे उपकरण बनाना था। आहड़ से पक्की ईंटों के प्रयोग के प्रमाण नहीं हुए, यानी यहाँ से सिर्फ कच्ची ईंटों के प्रमाण प्राप्त हुए, पक्की ईंटों के प्रमाण नहीं हुए। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 से 2000 ईसा पूर्व तक माना था। ठीक है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा है कि आहड़ वासियों का समृद्ध काल कब का था? 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना है। आहड़ से प्राप्त एक ही मकान में 4 से 6 चूल्हों का प्राप्त होना संयुक्त परिवार की ओर संकेत करते हैं, यानी आहड़ के एक मकान से 4 से लगाकर 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं, और इससे ये पता चलता है कि यहाँ जो परिवार थे वो संयुक्त परिवार व्यवस्था रही होगी। आहड़ सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन पकाने की उल्टी तिपाई विधि से परिचित है, यानी कि आहड़वासी मिट्टी के बर्तन पकाने की उल्टी तिपाई का भी विधि से परिचित है। आहड़ से मिट्टी की बनी वृषभ आकृतियाँ भी प्राप्त हुई, जिन्हें बनासियन बुल कहा जाता था। याद रखना है कि आहड़ से मिट्टी की बनी हुई वृषभ आकृतियाँ प्राप्त हुई, जिन्हें बनासियन बुल कहा जाता था। ठीक है, आहड़ से हमें क्या प्राप्त हुई है? वृषभ आकृति प्राप्त हुई है। याद रखना है, वृषभ आकृति प्राप्त हुई जिसे बनासियन बुल कहा जाता था। इसके बाद हम पढ़ते हैं बालाथल सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। अब बालाथल आता है आहड़ के बाद। बालाथल भी कहाँ है? उदयपुर में है। उदयपुर जिले में बालाथल गांव के पास बेड़च नदी के निकट एक टीले के उत्खनन से यहाँ ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त हुए, यानी कि उदयपुर के बालाथल गांव में के पास बेड़च नदी के निकट एक टीले के पास यहाँ से ताम्रपाषाण सभ्यता, ठीक है, यहाँ पे भी कौन सी कालीन सभ्यता है? ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। तांबे और पत्थर कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। इस सभ्यता की खोज 1962 और 63 में डॉक्टर वी.एन. मिश्र द्वारा की गई। याद रखना है कि बालाथल सभ्यता की खोज किसने की? 1962-63 में डॉक्टर
एन मिश्र के द्वारा की गई थी। इसके बाद डॉक्टर वी.एस. सिंधे, आर.के. मोहंती, डॉक्टर देव कोठारी, डॉक्टर ललित पांडे का संबंध इसी सभ्यता से माना जाता है। इन्होंने 1993 में इस सभ्यता के उत्खनन का कार्य भी किया था। बालाथल में उत्खनन से 11 कमरों के विशाल भवन के अवशेष मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 11 कमरों का विशाल भवन हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुआ है। बालाथल कहाँ आता है? उदयपुर में। यहाँ के लोग बर्तन बनाने तथा कपड़ा बुनने के बारे में जानकारी रखते। इंपॉर्टेंट कि कौन सी सभ्यता के लोग कपड़ा बुनने के बारे में या बर्तन बनाने की जानकारी प्राप्त रखते थे? वो थे बालाथल। बालाथल से लोहा गलाने की 5 भट्टियाँ भी प्राप्त हुई। इंपॉर्टेंट, लोहा गलाने की 5 भट्टियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? बालाथल से प्राप्त हुई है। बालाथल से कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। ये भी पूछा गया है, कपड़े का टुकड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ है? बालाथल से कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। बालाथल के उत्खनन से मिट्टी की बनी सांड की आकृति मिली, यानी सांड की आकृति कहाँ से मिली? बालाथल। जो किससे बनी हुई थी? मिट्टी की। बालाथल निवासी कैसे थे? मांसाहारी थे। यहाँ से 4000 वर्ष पुराना कंकाल भी मिला, यानी बालाथल से हमें क्या मिला है? 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है, जिसको भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना प्रमाण भी माना जाता है। यानी कि जो कंकाल मिला है उसने भारत सरकार ने कहा कि वो कुष्ठ रोग का सबसे बड़ा पुराना प्रमाण माना है। यहाँ से योगी मुद्रा में शवाधान का प्रमाण भी प्राप्त हुआ है। बालाथल में अधिकांश उपकरण तांबे के बने हुए थे। तांबे के बर्तन, आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग कृषि, शिकार, पशुपालन से भी परिचित है, यानी बालाथल के लोग कृषि, शिकार और पशुपालन से परिचित थे। बालाथल से प्राप्त बेल व कुत्ते की मणमूर्तियाँ भी विशेष उल्लेखनीय है। बालाथल से बेल और कुत्ते की मणमूर्तियाँ भी मिली हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता है सीकर में। कहाँ पर है? सीकर में। सीकर जिले में नीम का थाना से कुछ दूरी पर स्थित गणेश्वर में उत्खनन तामयुगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। याद रखना है, गणेश्वर पड़ता है अपने सीकर में नीम का थाना स्थान से कुछ, अब तो नीम का थाना जिला बन गया है, लेकिन नीम का थाना से स्थान से कुछ दूरी पर स्थित गणेश्वर में उत्खनन से तामयुगीन उपकरण वाले। गणेश्वर सभ्यता का भी संबंध तामयुगीन उपकरण से ही है। यहाँ ये स्थान कांतनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, गणेश्वर जो सभ्यता वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर को पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता माना जाता है। याद रखना है कि गणेश्वर को पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता माना जाता है। गणेश्वर सभ्यता 2800 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी, यानी 2800 ईसा पूर्व गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। फैक्ट है कि पुरातत्व का पुष्कर कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। भारत में पहली बार किसी स्थान से इतनी मात्रा में ताम उपकरण प्राप्त हुए हैं, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में तांबे के बने हुए उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? गणेश्वर सीकर से। गणेश्वर से तांबे का बाण, मछली पकड़ने का कांटा भी प्राप्त हुआ है। उपकरणों में तीर, भाले, सुइया, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे आदि शामिल हैं। इसके बाद हम देखते हैं गणेश्वर को भारत में तामयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सभ्यता को तामयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? गणेश्वर को। भारत में तामयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर को कहा जाता है। यहाँ पर उत्खनन कार्य रतन चंद अग्रवाल द्वारा 1977 में तथा विस्तृत उत्खनन 1978 से 79 में विजय कुमार द्वारा भी करवाया गया था। ठीक है, उत्खनन कार्य तो रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा 1977 में किया गया और विस्तृत जो उत्खनन है 1978 से 79 में विजय कुमार द्वारा करवाया गया था। गणेश्वर में उत्खनन में जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं उन्हें कपिश्वणी मृदभांड भी कहते हैं। याद रखना, कपिश्वणी मृदभांड मिले हैं, उन कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से। गणेश्वर से मिट्टी के छल्लेदार बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर से काले और नीले अलंकृत मृदभांड भी मिले हैं। काले और नीले रंग के मृदभांड कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से। गणेश्वर में बस्ती को बाढ़ से बचाने हेतु वहदाकार पत्थर के बांध बनाने के प्रमाण भी मिले हैं। गणेश्वर में ईंटों का उपयोग के प्रमाण नहीं मिले, यानी गणेश्वर से ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेश्वर से ही प्राप्त हुए, यानी छल्लेदार बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिर्फ गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। फिर हम पढ़ते हैं गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन से दोहरी पेचदार सिरों वाली ताम्र पिन भी मिली, यानी कि गणेश्वर से हमें क्या मिली? दोनों तरफ पेचदार सिरों वाली तांबे की पिन मिली है। गणेश्वर सभ्यता के लोग गाय, बैल, बकरी, सुअर, कुत्ता, गधा आदि पालते थे। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, याद रखना, गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? ताम्र संचयी संस्कृति भी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बेराट सभ्यता। देखिए, बेराट सभ्यता है अपनी जयपुर में।
बेराट जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है और ये लोह युगीन स्थल है। याद रखना, बेराट जो सभ्यता है वो लोह युगीन स्थल है। बेराट कहाँ पड़ता है? जयपुर के शाहपुरा उपखंड में बाणगंगा नदी के किनारे। ये बाणगंगा नदी याद रखना, जयपुर में बेराट नदी के किनारे। बेराट का प्राचीन नाम विराटनगर था। ठीक है, बेराट का जो प्राचीन नाम था क्या था? विराटनगर था। महाजनपद काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी बेराट। ठीक है, महाजनपद काल में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? बेराट राजधानी थी। यहाँ पर उत्खनन कार्य वर्ष 1936 और 37 में दयाराम साहनी द्वारा और 1962-63 में नील रतन बनर्जी तथा कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया था। याद रखना है कि बेराट जो सभ्यता है उसका उत्खनन कार्य वर्ष 1936 और 37 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया। ये एग्जाम में पूछा गया है, ये सीधे क्वेश्चन पूछते हैं वन लाइनर में कि बेराट सभ्यता का उत्खनन कार्य सबसे पहले किसने किया? 1936 और 37 में दयाराम साहनी द्वारा। 1962 और 63 में नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा भी किया गया। 1837 में कैप्टन बट 1837 में कैप्टन बट ने यहाँ पर मौर्य सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज की। वर्तमान में ये शिलालेख कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, कैप्टन बट ने 1837 में बेराट से क्या प्राप्त किया? सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज की थी। भाब्रू शिलालेख में सम्राट अशोक को मगध का राजा के नाम से संबोधित किया गया है। भाब्रू शिलालेख के नीचे बुद्ध और धम्म और संघ लिखा हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से शिलालेख के नीचे बुद्ध धम्म और संघ लिखा हुआ, वो भाब्रू शिलालेख। ये भी पूछा जा सकता है, भाब्रू शिलालेख के नीचे क्या लिखा हुआ है? बुद्ध धम्म और संघ लिखा हुआ है। बेराट में बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी से उत्खनन कार्य किया गया था। ठीक है, बेराट में बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी से क्या किया गया? उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ से मौर्यकालीन तथा इसके बाद के समय के अवशेष मिले। यहाँ से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई, जिनमें से 5 पंचमार्क चांदी की, 28 इंडो ग्रीक तथा यूनानी शासकों की, 16 मुद्राएं जो है शासक मिनंडर की प्राप्त हुई है। ठीक है, वापस रिवाइज करिए कि बेराट से हमें क्या प्राप्त हुई? 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 8 तो पंचमार्क चांदी की है। कैसी है? पंचमार्क चांदी की है। 28 इंडो ग्रीक हैं तथा यूनानी शासकों की, और 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की मिली हैं। उत्तर भारतीय चमकीले मृदभांडों वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल बेराट है। वर्ष 1999 में बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप एवं बौद्ध मठ के अवशेष भी मिले हैं, जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, वर्ष 1919 में बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन क्या मिले हैं? गोल बौद्ध मंदिर मिले हैं, स्तूप और बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं, जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं। बेराट सभ्यता के लोगों का जीवन पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति का था। बेराट से पाषाणकालीन हथियारों के निर्माण का एक बहुत बड़ा कारखाना भी स्थापित था। यहाँ भवन निर्माण के लिए मिट्टी की बनाई गई ईंटों का प्रयोग अधिक किया जाता था। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शुंग एवं कुषाणकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बेराट सभ्यता से शुंग और कुषाणकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ये सभी एक मृदभांड में सूती कपड़े में बांधे हुए थे। बेराट सभ्यता के लोग लोह धातु से परिचित थे। यहाँ से उत्खनन में लोहे के तीर तथा भाले प्राप्त हुए। एक ऐसा माना जाता है कि हूण शासक मिहिरकुल ने बेराट को नष्ट कर दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस शासक ने बेराट को नष्ट कर दिया था? हूण शासक था मिहिरकुल ने। 634 ईस्वी में हैंगस्वान विराटनगर आया था। ठीक है, 634 में हैंगस्वान था, वो विराटनगर आया था। उसने यहाँ पे बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई थी। बेराट में शंख लिपि के प्रमाण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट, शंख लिपि के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? बेराट से मिलते हैं प्रचुर मात्रा में। ठीक है, यहाँ से मुगल काल में टकसाल होने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ मुगल काल में ढाले गए सिक्कों को बेराट अंकित मिलता है। ठीक है, मुगल काल में टकसाल होने का प्रमाण भी मिलता है और मुगल काल में ढाले गए सिक्कों पर बेराट अंकित था, ये भी मिलता है। यहाँ बनेड़ी, ब्रह्माकुंड तथा जीर्ण गौर की पहाड़ियों से वृषभ, हिरण और वनस्पतियों के चित्रण प्राप्त हुए हैं। पूछ सकते हैं जयपुर के बेराट के बनेड़ी, ब्रह्माकुंड और जीर्ण गौर की पहाड़ियों से वृषभ, हिरण तथा वनस्पति के चित्रण हमें प्राप्त होते हैं। अब आगे की सभ्यताएं हम नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी। ये वैसे भी मैन 3rd ग्रेड के लिए बनाई गई है, फर्स्ट लेवल के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।